दोस्तों शायद इसीलिए रूस को भारत का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश भारत को न सिर्फ इंजन्स बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड देने का प्रॉमिस कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस ने इंजन, सोर्स कोड, टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ अब भारत के साथ एक बड़ी मिसाइल डील फाइनल करने जा रहा है, जिसमें भारत को कुछ ऐसी मिसाइल्स दी जाएंगी जो आज पाक को पूरी तरीके से तबाह कर सकती हैं। और रूस मिसाइलें सिर्फ भारत को नहीं देगा बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी से लेकर के इनके प्रोडक्शन भारत में शुरू कर सकता है। दूसरी अपडेट, भारत अमेरिका चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां बीजिंग के अंदर बैठ करके क्वाड देशों ने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर ली है। और आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ भारत ब्रिक्स के अंदर चाइना के साथ जुड़ा है, वहीं क्वाड के अंदर अमेरिका के साथ जुड़ करके दोहरी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कर रहा है। तीसरी खबर, तड़पते पड़ोसी देश पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चेनाब नदी पर बनने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स की खबर सामने आते ही अब पाक गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले रूस की तरफ से आ रहे ऑफर्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना अब अपने सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान यानी सुखोई 30 MKI को दुनिया की सबसे लंबी दूरी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि R-37M से लेस करने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए हम रूस के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि हम हर एक क्षेत्र यानी कि फिर चाहे वो हिंद महासागर हो या फिर हिमालय क्षेत्र, हर जगह पर भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। 2025 दिसंबर में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लगभग 300 R-37M मिसाइलों को खरीदने की बातचीत रूस के साथ एक लंबे समय से करता आ रहा है। इस सौदे का मुख्य उद्देश्य पाक के पास मौजूद चाइनीज मेड PL-15 मिसाइलों को काउंटर करना है और पूरे रीजन के अंदर बैलेंस मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर भविष्य में चीन के साथ भी किसी भी तरीके की युद्धक स्थिति भारत के लिए बनती है, तब भी चीन PL-15 का इस्तेमाल बढ़ चढ़ के करेगा, क्योंकि इनके पास सस्ती और लॉन्ग रेंज की ये मिसाइलें हैं जिसे भारत आसानी से फिलहाल के लिए काउंटर कर सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ी मात्रा में ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। और भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर हम आज से तैयारी ना करें तो शायद हमें ये भारी पड़ जाए। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो R-37M की मारक क्षमता 300 से 400 किलोमीटर के बीच है। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की ऑपरेशनल एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं यह मिसाइल मैक 6 यानी कि 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, जिसकी दुश्मन के विमान से बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। भारत सरकार जहां 300 मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रही है, योजना यह है कि प्रत्येक सुखोई 30 MKI जेट पर R-37M मिसाइलें तैनात की जा सकें, जो कि विमान को उड़ते हुए एक पूरी तरीके से मिसाइल ट्रक में बदल सकती हैं। इसे स्पेशली दुश्मन के ऊंचे हवाई लक्ष्यों को आइडेंटिफाई करने वाले जैसे कि अवकाश यानी कि हवाई रडार, मिड एयर रिफ्यूलर और भारी हमलावर विमानों को बहुत दूर से मार गिराने के लिए सक्षम है। यानी कि भारत सीधे मिसाइलों को काउंटर करना नहीं, या फिर सीधे कहें फाइटर जेट्स को काउंटर करना नहीं, बल्कि पूरे युद्ध पर जिन हथियारों से निगरानी रखी जाती है उस पर निशाना लगाने की तैयारी में है। अवकाश से हम जानते होंगे कि उड़ता फिरता पूरा रडार है, हजारों कैमरे, हजारों ऐसी टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेटेड होती हैं जो कि हर एक बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके बाद एयर के अंदर रिफ्यूल करने वाले विमान जो कि फाइटर जेट को ताकत देते हैं, अगर उसे को उड़ा दिया गया तो फाइटर जेट ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर पाएंगे। और भारत यही मिसाइल क्यों खरीदना चाहता है, जरा इसे भी ध्यान से समझिए। ये मिसाइलें पहले से ही रूस के सुखोई 30 SM यानी कि भारतीय MKI से प्रमाणित थी, इसलिए इनके इंटीग्रेशन में विमान के स्ट्रक्चर के अंदर कोई बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होगी। केवल मिशन कंप्यूटर और बार्स रडार के अंदर थोड़े से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद इजीली ये मिसाइल इंटीग्रेट हो सकती हैं। रडार के साथ इनकी तालमेल भी बहुत अच्छी है और ये मिसाइलें हमारे आने वाले नए प्रोग्राम यानी कि सुपर 30 के अंदर भी इजीली काम कर सकती हैं। ब्रीफली बताएं सुपर 30 क्या है, तो एग्जिस्टिंग सुखोई विमानों को हम सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन किए जाएंगे, बहुत सारे मेड इन इंडिया हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा, टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट होंगी, जिससे उनकी लाइफ साइकिल और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि भारत इतनी बड़ी डील को क्यों करने जा रहा है रूस के साथ। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक मई 2025 में भारत और पाक के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया किस तरीके से पाक के पास मौजूद J-10C विमानों में लगी चीनी PL-15 मिसाइलें, जिनकी रेंज 1500 से 200 किलोमीटर है, वो भारत के लिए चैलेंज बन रही थी।
थी। गैप ये था कि R-37M की रेंज 300 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि PL-15 का एडवांस वर्जन भी चीन पाक को सौंप देता है, तब भी ये भारत को काउंटर नहीं कर पाएंगे। वहीं अमेरिका की AIM-120D F-16 लगी हैं, दोनों ही भारत को कहीं न कहीं चैलेंजेस के अंदर ला रही थी, लेकिन रूस से मिलने वाली ये मिसाइल दोनों ही मिसाइलों का पूरी तरीके से तोड़ बनाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू नहीं किया है, बल्कि यह मिसाइल भारत के स्वदेशी अस्त्र MK3 की तरह होगी और आने वाले समय में इस गैप को फुलफिल इजिली हम स्वदेशी हथियारों से कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेवलपमेंट एंड टोटल ऑपरेशनल होने तक का समय ज्यादा है। 2030 तक वो ऑपरेशनल होंगी, उससे पहले हम इस नई डील को फाइनलाइज करने की तैयारी में हैं। अब इन मिसाइलों का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा या फिर नहीं, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई डिटेल रिपोर्ट आती है वैसे ही आपको डिटेल्स दी जाएंगी। बाकी आपके हिसाब से भारत को रूस के साथ बड़ी खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चीन के अंदर हुई एक सार्वजनिक बैठक से सामने निकल के आ रही है, जिसने आज ग्लोबल मीडिया में हेडलाइंस बनानी शुरू कर दी हैं। दरअसल अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी कि इन क्वाड के देशों के राजदूतों ने एक गैर क्वाड देश के अंदर बैठ करके ये मीटिंग कंप्लीट कर ली है। आप जानते हैं कि क्वाड संगठन को इसीलिए बनाया गया है ताकि इंडो पैसिफिक के अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तीनों मजबूत होकर के चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें, और चीन के अंदर ही बैठ करके मीटिंग करना अपने आप में बड़ी बात है। अब चाइना को इस बात का बुरा लगा है, लेकिन चाइना कर भी कह सकता है। अगर डिटेल्स की बात करें तो बीजिंग में बीते मंगलवार यानी कि 30 दिसंबर को हुई बैठक, जिसमें भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत शामिल हुए, लेकिन भारतीय दूतावास से अभी तक इस बैठक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और बीजिंग के अंदर ये बैठक अमेरिकी दूतावास में हुई, जहां पर अमेरिकी राजदूत डेवी वॉन्ड्यू ने क्वाड के चारों देशों के साथ मिलकर के कई अलग अलग मुद्दों पर बात की है। और आज के समय चीन को अगर दुनिया के कई उन संगठनों से चिढ़ है जो कि चीन के खिलाफ रहते हैं, उनमें क्वाड सबसे पहले स्थान पर आता है, क्योंकि क्वाड अपने आप को उस जगह पर मजबूत करता है, स्पेशली साउथ चाइना सी या फिर कहें इंडो पैसिफिक के अंदर, जहां से चीन का पूरा बिजनेस कंट्रोल होता है। तो डेफिनेटली चीन को इस बात का बुरा जरूर लगना चाहिए। लेकिन भारत के लिए डिप्लोमेटिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत एक तरफ ब्रिक्स जैसे संगठन को मजबूत करा है चीन के साथ मिलकर के, वहीं क्वाड को मजबूत करा है चीन के अंदर बैठ करके। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। लास्ट अपडेट पड़ोसी देश पाक से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साल 2025 में हमने जो देखा है उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब पाक के खिलाफ कई और ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। भारत ने पाक के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करते हुए 2 टूक कह दिया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौतों पर किसी भी तरीके की शर्तों को मंजूर नहीं होने के भी संकेत दे दिए थे। और अब चेनाब नदी पर भी कश्मीर में भारत की बस्ती चरण 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ऐलान शुरू हो चुका है, जिससे पाक गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। पाक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अदराबी ने कहा कि सिंधु जल समझौते के तहत पश्चिमी नदियों पर पानी बिजली परियोजनाओं पावर प्लांट्स के निर्माण के लिए भारत अकेले डिसीजन ले रहा है, जो कि एक तरफा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब जल्द ही इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खींचा जा सकता है। पहले ही पाक कई बार भारत के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर उठा चुका है, और एक बार फिर चेनाब नदी पर भारत की तरफ से बनने वाला इस पावर प्लांट को लेकर के या फिर कहें इसके दूसरे फेज की तैयारी देखते हुए पाक को ज्यादा चिढ़ हो चुकी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस देश से मदद मांगी जाती है। डेफिनेटली यहाँ पर तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों का नाम लिया जा सकता है, और वो भी इनके लिए जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे यूएन में, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल भारत के हाथ में है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी लो कि यहाँ पर पाक कुछ कर पाएगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन तीनों रिपोर्ट्स पर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।